शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिनों दिन विकराल और विस्फोटक होते जा रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने अमरावती शहर सहित जिले में प्रति सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब प्रत्येक शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक पूरे जिले में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने इसे लेकर गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि इससे पहले अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कई तरह की छूट दी गई थी, जिसके साथ कई तरह के निर्देश भी जारी किए गए थे, किंतु नागरिकों द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण की स्थिति एक बार फिर बेकाबू हो रही है। ऐसे में कड़े कदम उठाने के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है। प्रति सप्ताह के अंत में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा कहा गया है कि शनिवार की शाम 8 बजे से पहले सभी तरह के व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करा दिए जाएंगे और रविवार को पूरा दिन तमाम तरह की व्यापारिक और नागरिक गतिविधियां बंद रहेगी। इस दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने और सड़कों पर आवाजाही करने की भी मनाही रहेगी। साथ ही रविवार को पार्क, उद्यान व पर्यटन स्थल आदि भी बंद रहेंगे। अतः लोग लॉकडाउन काल के दौरान कहीं आने जाने व घूमने फिरने का प्लान भी ना बनाएं। हालांकि इस दौरान अस्पताल, क्लिनिक, मैटरनिटी होम, मेडिकल स्टोर्स, एम्बुलेंस सेवा, सरकारी व निजी लैब और पेट्रोल पंप जैसी अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेगी और किसी आवश्यक कार्य के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। साथ ही रविवार को सुबह 6 से 10 बजे तक दूध डेयरिया व साग सब्जी केंद्रों को भी खुली रहने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। लॉकडाउन काल के दौरान सभी तरह की सरकारी व निजी बस सेवाएं सहित ऑटो रिक्शा सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी, किंतु किसी भी आपात स्थिति के लिए लोग अपने निजी वाहनों सहित ऑटो रिक्शा की सेवा ले सकेंगे। इसके साथ ही यहां चेतावनी भी दी गई है कि कहीं पर भी लॉकडाउन और जमाबंदी कानून का उल्लंघन होता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने का आह्वान किया गया। अमरावती जिल्ह्यामध्ये कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन आता 1 डे कर्फ्यूचा निर्णय घेत आहे। शनिवारी रात्री 8 वाजतापासून रविवारीचा पूर्ण दिवस, सोमवारी सकाळी 8 वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पूर्ण कर्फ्यू लागू राहणार आहे। याच्यामध्ये सर्व आस्थापना फक्त हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर वगळून हे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलेले आहेत। याच्यामध्ये जे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत किंवा जे 24 तास चालणारे युनिट्स आहेत त्यांना वगळून आणि दूध किंवा इतर भाजीपालाचा इश्यूज ते सकाळी त्यांना 2 ते 3 ताससाठी रियायत देऊन बाकी इतर सर्व स्थापना आपण बंद ठेवणार आहे। याशिवाय याच्यामध्ये जर अजून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तर नजीकच्या भविष्यामध्ये अजून कडक पाऊल प्रशासनाच्या वतीने उचलण्यात येतील। मी सर्व जनतेला आवाहन करतो, कोरोनाचे त्रिसूत्री नियम मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे आणि सॅनिटायझेशन करणे याच्यावरती जास्तीत जास्त भर द्यावे। वहीं पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने भी कहा है कि लॉकडाउन व जमाबंदी कानून का उल्लंघन होता पाया जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी लोगों से पुलिस के साथ सहयोग करने का आह्वान भी किया गया है। आमच्या विशेष असे 15 पथक पूर्ण शहरात फिरत आहेत। ज्यांनी मास्क लावलेला नाही, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करत नाही किंवा वेळेचे बंधन पाळत नाही, त्यांना सर्वांना आम्ही आता FIR दाखल करणार आणि स्ट्रिक्ट कडक प्रोव्हिजन्स खाली FIR होणार आहे। 188 तसेच डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा या कलमाखाली आपण गुन्हा दाखल करणार आहोत आणि मोठा फाईन वसुली होईल याच्यामध्ये। म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे, आम्हाला सर्वांनी हे कायद्याचं पालन करा, आपले घरी थांबावा
आणि हा कोरोनाचे जे स्प्रेड आहे हे कमी करण्यामध्ये आमची मदत करा। कोरोना संक्रमण को लेकर इस समय हालात दिन ब दिन भयानक तौर पर विस्फोटक होते जा रहे हैं तथा रोजाना ही संक्रमितों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। जहां गत रोज बुधवार 17 फरवरी को बीते 11 माह के दौरान सर्वाधिक और रिकॉर्ड तोड़ 498 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे, वहीं अब यह रिकॉर्ड गुरुवार 28 फरवरी को उस समय टूट गया जब गुरुवार को एक साथ 597 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 27,332 पर जा पहुंची है। वहीं गुरुवार को कोविड के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 452 पर पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन सहित आम लोगों में जबरदस्त भय व चिंता का माहौल व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों में 165 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया है। जिले में अब तक 24,584 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,287 है, जिसमें 825 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 184 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 198 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बता दें कि जारी माह की शुरुआत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। विगत सप्ताह तक यहाँ रोजाना 300 से अधिक मरीज पाए जा रहे थे। वहीं अब यह आंकड़ा रोजाना 400 और 500 के स्तर को पार करते हुए 600 के मुहाने पर पहुंच गया है। इसके अलावा इन दिनों रोजाना 2 से 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है, जिससे जिले के लिहाज से बेहद खतरनाक व चिंताजनक स्थिति मानी जा रही है। स्थानीय शारदा नगर परिसर में रहने वाले जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति मुकेश लूनिया के 4 वर्षीय पुत्र नयन लूनिया का मोटरसाइकिल पर आए एक युवक व एक युवती द्वारा बीती शाम करीब 7:55 बजे लाटेबाई स्कूल के सामने स्थित मैदान के पास से अपहरण कर लिया गया था। घटना के वक्त नयन अपनी दादी का हाथ पकड़कर टहल रहा था तथा पास ही उसकी 10 वर्षीय बड़ी बहन साइकिल चला रही थी। सरेआम हुई इस अपहरण की वारदात के चलते जहां एक और लूनिया परिवार परेशान है, वहीं शारदा नगर सहित समूचे शहर में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। मामले की जानकारी मिलते ही सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने तुरंत ही मौके का मुआयना किया। साथ ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू करते हुए परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, जिनके जरिए पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है, जिसके मुताबिक इस अपहरण कांड में 2 नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नयन की किडनैपिंग के पीछे कोई सोची समझी गहरी चाल है, जिसे इन 4 लोगों की गैंग ने अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में कुछ नई व अहम जानकारियां सामने आई है, जिसके मुताबिक अपहरणकर्ताओं का ऑटो रविनगर से निकलकर बंडेरा रोड की बजाय अंबा देवी मंदिर होते हुए गांधी चौक की ओर रवाना हुआ था। साथ ही इस समय तक बच्चा ऑटो में सवार युवक युवती से काफ़ी मिल भी गया था। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि ऑटो पंचवटी चौक होते हुए पावर हाउस यानी नागपुर रोड स्थित वेलकम पॉइंट पहुंचा था, जहां पर दोनों युवक युवती नयन को अपने साथ लेकर ऑटो से उतर गए। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली जानकारी है और दोनों युवक युवती ऑटो से उतरकर किसी निजी बस में बैठकर रवाना हो गए। उस वक्त पता चला है कि वहां से बस पूना की ओर जाती है, जिसके मद्देनज़र संभावना जताई जा रही है कि नयन को यहां से किसी निजी लग्जरी बस के जरिए अमरावती से बाहर ले जाया गया है। ऐसे में पुलिस अब करीब 4 अलग अलग एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है। वहीं यह भी पता चला है कि जिस मोटरसाइकिल का इस घटना में प्रयोग किया गया वह AB साइन मोटरसाइकिल थी। फिलहाल इस वाहन का क्रमांक स्पष्ट तौर पर ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में AB साइन दुपहिया वाहन को भी रखा और फुटवेज में दिखाई दे रहे वाहन की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसके साथ ही मामले की प्राथमिक जांच में पता चला है कि नयन का अपहरण करने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए युवक युवती उसे लेकर शारदा नगर से रविनगर की ओर भागे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटवेज खंगालने शुरू किए, जिसके तहत रविनगर चौक के पास लगे सीसीटीवी फुटवेज में ये दोनों लोग श्रीमाली कॉम्प्लेक्स के सामने अपनी मोटरसाइकिल पार्क करते दिखाई गए। इस समय नयन लूनिया मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी युवती के पास था और बार बार उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद इन दोनों ने एक ऑटो रुकवाया और ये नयन को अपने साथ उस ऑटो में बिठाकर आगे रवाना हो गए। वहीं इन दोनों अपहरणकर्ताओं ने रविनगर में जिस स्थान पर बीती शाम अपनी मोटरसाइकिल पार्क की थी, वहां के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है कि रात करीब 10:15 बजे के आसपास 2 अन्य युवक वहां पहुंचे और उस मोटरसाइकिल को अपने साथ ले गए। इससे साफ हो गया है कि
नयन लूनिया का अपहरण किसी गैंग बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। नयन लूनिया का अपहरण हुए करीब एक दिन बीत चुका है। इस दौरान राजापेट थाना पुलिस सहित पूरा पुलिस महकमा उसकी तलाश में जुटा है, किंतु उपरोक्त एक सुराग हाथ लगने के अलावा अब तक पुलिस के हाथ नयन को लेकर कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। हालांकि पुलिस पूरी ताकत के साथ मामले की तलाश में लगी हुई है। इधर शहर के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार के बच्चे का अपहरण हो जाने की खबर से शारदा नगर से समूचे शहर में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है तथा चर्चाओं का बाजार गर्म होने के साथ ही छोटे बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। साथ ही इस समय मुकेश लुनिया के शारदा नगर परिसर स्थित निवास पर उनकी जान पहचान वाले लोगों का मिलने जुलने हेतु तांता लगा है और नयन की फिक्र में लुनिया परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। संत कंवरराम धाम साहब के वर्तमान पीठाधीश संत राधा साहब साहिब के आशीर्वाद से आज पावन शुभ अवसर पर स्थानीय अंबिका नगर स्थित देसना नगर में पूजा पाठ विधान से विधायक रवि राणा और खासदार नवनीत राणा के हाथों से संत कंवरराम धाम प्रवेश द्वार उद्घाटन हुआ। स्थानीय अंबिका नगर के सामने देसना नगर में गुरुवार की सुबह 10 बजे संत कंवरराम धाम प्रवेश द्वार का उद्घाटन हुआ। सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के हाथों पूजा पाठ कर कोरोना नियमों का पालन कर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में पार्षद चेतन पवार, राजेश मोरडिया, पार्षद बलदेव बजाज, समाज सेवी सुरेश खत्री, सामाजिक कार्यकर्ता महेश मुलचंदानी, शंकरलाल बथरा, संतोष सवलानी, घनश्याम बत्रा, राजेश किंकर, गोविंद धमानी विशेष रूप से उपस्थित थे। देसना नगर स्थित एसएसडी मंडल द्वारा संत कंवरराम धाम प्रवेश द्वार निर्माण किया गया है। मुंबई पुलिस के साइबर सेल की सक्रियता के चलते अमरावती और मुंबई के 2 युवकों की जान बचाई गई है। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए आत्महत्या करने के संकेत दिए थे। साइबर सेल ने इसकी पहचान कर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। युवकों को समझाकर उनकी निराशा दूर की गई। अमरावती का युवक कक्षा 12वीं का छात्र है। उसने मुंबई स्थित आयुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री कार्यालय समेत कई लोगों के ट्विटर अकाउंट पर टैग करते हुए लिखा था कि कक्षा 12वीं की आगामी परीक्षा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इसे लेकर मैं परेशान हूँ, जीवन खत्म करना चाहता हूँ। जब आत्महत्या आता है तो खुद पर नियंत्रण नहीं रह जाता। मुंबई पुलिस साइबर सेल की डीसीपी रश्मि करंदीकर ने बताया कि स्थानीय पुलिस की मदद से युवक से संपर्क कर उसे समझाया गया। अमरावती की पुलिस आयुक्त आरती सिंह को भी मामले की जानकारी दी गई। इस तरह का मामला मुंबई के बोरीवली में हुआ, जहां पारिवारिक तनाव से परेशान एक युवक ने फेसबुक पर आत्महत्या की बात लिखी थी। पुलिस आयुक्त आरती सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में मानसिक तनाव स्वाभाविक है। माता पिता व शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास निर्माण करें, विद्यार्थियों के साथ सतर्कता से पेश आए। अमरावती मनपा में नए पक्ष नेता के रूप में तुषार भारतीय का चयन हुआ है। शहर अध्यक्ष किरण पात्रोकर द्वारा इस संदर्भ में महापौर को पत्र भेजे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। विगत 4 वर्षों से पक्ष नेता पद पर सुनील काड़े की नियुक्ति की गई थी। तभी से गठ नेता पद यह सुनील काले के पास था, लेकिन चुनाव के अंतिम वर्ष में प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के आदेश पर तुषार भारतीय की गठ नेता पद पर नियुक्ति किए जाने का पत्र आज महापौर गावंडे को सौंपा गया। महानगर पालिका की 16 सदस्यीय स्थायी समिति में आगामी माह रिक्त होने वाली 8 सीटों के लिए पक्षीय बलाबल के अनुसार भाजपा से 6 तथा बसपा व शिवसेना से 1-1 ऐसे कुल 8 सदस्यों का चयन किया गया है। गुरुवार 28 फरवरी को मनपा की आम सभा में इन नए सदस्यों को स्थायी समिति में भेजने को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें भाजपा की ओर से पार्षद स्वाति कुलकर्णी, रीता पडोले, सुनंदा खरट, सचिन रासने, गोपाल धर्माड़े व चंद्रकांत भोमरे, बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्षद चेतन पवार तथा शिवसेना पार्षद जयश्री कुरेकर का समावेश है। ये सभी नवनिर्वाचित सदस्य आगामी मार्च माह के प्रारंभ में अपना पदभार संभालेंगे। साथ ही स्थायी समिति के नए सभापति पद हेतु चुनाव कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्थायी समिति की मौजूदा सभापति राधा कुरिल भी अगले माह स्थायी समिति से बाहर हो रही है। ऐसे में अब स्थायी समिति सभापति पद को लेकर भाजपा के नए व पुराने स्थायी समिति सदस्यों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है तथा इच्छुकों द्वारा जबरदस्त लॉबिंग व फील्डिंग की जा रही है। यहाँ गौर करने वाली बात रही कि आज स्थायी समिति के 8 सदस्यों का चयन करते समय भाजपा में एक बार फिर पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख गुट का जबरदस्त दबदबा दिखाई दिया। बता दें कि दलीय स्थिति के हिसाब से भाजपा की ओर से 6 सदस्य स्थायी समिति हेतु चुने गए, जिसमें से रीता पडोले, सुनंदा खरट, गोपाल धर्माड़े को डॉक्टर देशमुख गुट
समर्थक माना जाता है। वहीं स्वाति कुलकर्णी संघ परिवार से नज़दीकी रखती है तथा साथ ही चंद्रकांत भोमरे को पोटे पाटिल समर्थक और सचिन रासने को तुषार भारतीय समर्थक माना जाता है। ऐसे में इस बार स्थायी में अपने 3 सदस्य निर्वाचित करवाते हुए देशमुख गुट में मनपा की राजनीति में अपना दबदबा दिखाया है। आगामी माह रिक्त होने वाली स्थायी समिति के 8 नए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया आम सभा में जारी होने के दौरान ही MIM के कोटे से स्थायी समिति सदस्य रहने वाले मोहम्मद इमरान अब्दुल रईस को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में इसी आम सभा में उनके स्थान पर MIM की ओर से पार्षद अफजल हुसैन मुबारक हुसैन को इस पद पर नामित किया गया, जिनके चयन को आम सभा द्वारा मंजूरी दी गई। पिछले एक सप्ताह से जिले में जिस तरह 400 से 500 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, वहीं अस्पतालों में कोविड टेस्ट के लिए भी मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। स्थानीय मनपा के बंडेरा रोड स्थित आइसोलेशन अस्पताल के पास कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई। इसी तरह नेहरू मैदान की शाला में भी कोरोना मरीजों की टेस्ट की जा रही है। वहाँ पिछले 4 दिनों से कोरोना टेस्ट के लिए मरीजों में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सुबह 9 बजे से लेकर तो दोपहर 12 बजे तक यहाँ टेस्ट की जा रही है। कोरोना का कहर काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहा है। धामनगांव रेलवे में भी कोरोना पांव पसार रहे हैं। 2 दिन पहले धामनगांव शहर की मुख्य SBI शाखा में 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं आज फिर से 2 कर्मचारी संक्रमित मिलने के बाद बैंक प्रबंधन की ओर से अगले 3 दिनों तक बैंक का कामकाज बंद रखने का निर्णय लिया गया। वहीं आज से ही बैंक के शटर बंद कर दिए गए। मंगल कार्यालय से लेकर दोपहिया चालक, व्यापारी व ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई हो रही है। कल एक दिन में 27 लोगों पर FIR दर्ज किए गए, जिसमें नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के तहत तेलाई मंगल कार्यालय का समावेश है। इसके अलावा यशोदा नगर चौक स्थित मटन सेंटर, प्रशांत नगर में शिव शक्ति आइसक्रीम, चपरासीपुरा में चिकन सेंटर के साथ ही चाइनीज गाड़ी तथा कुछ दुकानों के साथ ही दोपहिया चालक व ऑटो चालकों का समावेश है। स्थानीय हिंदू मोक्षधाम में कई बार ऐसा समय आता है कि एक ही दिन में अनेकों शवों पर अंत्य संस्कार करने पड़ते हैं। कल शहर के विविध इलाकों में कुल 24 अंत्य यात्रा अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि पहुंची। इन 24 शवों में कुछ शव कोरोना बाधित के भी थे। शमशान भूमि शवों पर अंत्य संस्कार करने के लिए चबूतरे बनाए गए हैं, लेकिन इन चबूतरों की संख्या केवल 1 दर्जन है। उसी में शमशान भूमि की गैस दाहिनी भी बन पड़ी थी। इस कारण कुछ शवों को शमशान भूमि के परिसर में जमीन पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। इनमें कुछ शव कोरोना बाधित मरीजों के भी थे। इसी तरह की जानकारी हिंदू शमशान संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट RB अट्टल ने अमरावती मंडल को दी। उल्लेखनीय है कि कल कोरोना के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने आज झोन नंबर 3 दस्तूर नगर के स्लैब सेंटर को भेंट दी। इस समय पूर्व झोन नंबर 3 अंतर्गत आने वाले व्यापारी वर्ग के लिए स्वैप सेंटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आयुक्त ने यहां जाकर संपूर्ण सुविधाओं का जायजा लिया। इस समय आवश्यक रहने वाले सभी पहलुओं को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश आयुक्त ने दिए। 5 झोन अंतर्गत सुपर स्प्रेडर जांचने की मुहिम चलाई जा रही है। देश के इतिहास में पहली बार आज पेट्रोल ने शतक पार किया। स्प्लिट पेट्रोल समेत सादे पेट्रोल व डीजल की दरों में आज भी वृद्धि देखी गई। आज अमरावती शहर में स्प्लिट पेट्रोल 100 रुपये 49 पैसे रुपये लीटर था। सादा पेट्रोल 97.63 रुपये लीटर और डीजल 88.66 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। पिछले 3 सप्ताह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज वृद्धि देखी जा रही है। इस पेट्रोल दर वृद्धि ने देशवासियों को त्रस्त कर दिया है। दिल्ली में शुरू रहने वाले किसान आंदोलन के समर्थन में अमरावती जिले में आज किसान संघर्ष समन्वय समिति ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा की थी। इस आंदोलन को देखते ही सुबह से ही बंडेरा में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। रेल रोकने के लिए आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक तक पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में सांसद नवनी राणा के चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी का पत्र भेजा गया। इस भयाड़ करतूत का निषेध जताते हुए आज युवा स्वाभिमानी की ओर से निषेध रैली निकाली गई। यहाँ बता दें कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा के चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी वाला पत्र शिवसेना के लेटर हेड पर अज्ञात द्वारा भेजा गया। लोकतंत्र को बदनाम करने वाले इस करतूत का निषेध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज युवा स्वाभिमानी संगठन की ओर से निषेध रैली निकाली गई। राजकमल चौक से जयस्तंभ चौक तक यह रैली निकाली गई थी। मौसम विभाग द्वारा दी गई पूर्व सूचना के तहत आज सुबह अमरावती जिले में कई जगह पर बारिश हुई। दोपहर 2 बजे के दौरान विदर्भ के नंदनवन समझे जाने वाले चिकलदरा में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ लगभग 1 घंटा बारिश हुई। इस दौरान चिकलदरा में ओलावृष्टि भी हुई। आज सुबह से भी आसमान पर बादल मंडरा रहे। मौसम विभाग ने इससे पूर्व ही 3 दिन तक विदर्भ में बारिश की संभावना जताई थी। आज भी अमरावती, अकोला, बुल्डाना, पुसद, वाशिम, वर्धा और यवतमाल में
बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अमरावती शहर में ओलावृष्टि की संभावना से मौसम विभाग ने इनकार किया है, फिर भी विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। नेशनल रेलवे चांदोर यूनियन धामनगांव शाखा की ओर से रेलवे स्टेशन परिसर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 111 लोगों ने रक्तदान किया। बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ रहा है, जिसके चलते मरीजों को रक्त की किल्लत भी महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से रक्तदान करने का अनुरोध किया था, जिसे चांदोर रेलवे शहर में प्रतिसाद मिल रहा है। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की ओर से आयोजित शिविर में 111 लोगों ने रक्तदान किया। गर्भवती महिला माताओं को पोषक आहार उपलब्ध करवाकर उनके व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार की पुष्टि से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राज्य में लागू की गई है। अमरावती जिले में इस योजना अंतर्गत 53,770 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला। उनके बैंक खातों में 22 करोड़ 61 लाख रुपए अनुदान की राशि जमा कर दी गई है। योजनाओं को प्रभावी तरीके से अमल लाने के लिए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने निर्देश दिए थे, जिसके अनुसार संबंधित यंत्रणा द्वारा जिले भर में 96% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में छोटे बड़े 16 शासकीय अस्पतालों में 2020 से जनवरी 2021 के दौरान 14,992 प्रसूतियां हुई, जिसमें 4,898 सीजरिन होने की जानकारी जिला सरकारी अस्पताल से प्राप्त हुई। इसमें सर्वाधिक 2,822 सीजरिन डफरिन अस्पताल में हुए। अमरावती विद्यापीठ द्वारा शीतकालीन 2020 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन नामांकन पत्र व आवेदन भरने को समयावधि देते हुए अंतिम तिथि 22 फरवरी तय की गई है। इस संदर्भ में विद्यापीठ की परीक्षा व मूल्यांकन विभाग संचालक कार्यालय द्वारा जारी परिपत्रक में कहा गया है कि इससे पहले विद्यापीठ द्वारा 12 फरवरी को अंतिम तिथि तय की गई थी, जिसे 17 फरवरी तक आगे बढ़ाया गया है। हाल ही में संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की ओर से ग्रीष्मकालीन 2020 के परीक्षा परिणाम ऑनलाइन घोषित कर दिए गए। इन परीक्षा परिणामों में दादा साहब गावी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित तक्षशिला महाविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंवाद विभाग के 2 छात्रों ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया। इनमें कोमल इंगड़े ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि पवन कैथवास ने तीसरा स्थान हासिल किया। शहर के बनौसा गांधीनगर क्षेत्र के घर में खेलते समय झूले की रस्सी बालिका के गले में अटक गई। यह रस्सी गले में जमकर कसने से बालिका की मृत्यु हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना बुधवार को सामने आई। मृत बालिका का नाम 11 वर्षीय मुग्धा आशीष बीजवे बताया गया। यह बालिका रात के समय अपने घर के ऊपरी कमरे में खेल रही थी, तभी अचानक उसके गले में झूले की रस्सी अटक गई, जिससे उसकी मौत हो गई। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में कल रात 11 बजे के दौरान फिरोज खान हफीज खान नामक 23 वर्षीय युवक पर हुई गोलीबारी की घटना से शहर में फिर सनसनी मची हुई है। पुलिस महकमा आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गया है। वहीं हमलावरों ने छर्रे की बंदूक से फिरोज खान पर काफ़ी नज़दीकी से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए फिरोज खान उर्फ नज्जू को इरविन से तत्काल यहां के डॉक्टर सावदेकर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से देर रात उसे नागपुर रेफर किया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने इमरान अशरफी, इमरान लंबा, काशिफ पटबा, आबिद खां, राजा खां के साथ अज्ञात 2 से 3 लोगों के खिलाफ अफराध दर्ज किया है। हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने यह कार्रवाई जख्मी फिरोज खान के भाई अफरोज खान हफीज खान की शिकायत पर की है। पिछले रविवार को समीपस्थ कुर्रलपुरना गांव में ससुर और साले की मौत के घाट उतारकर पत्नी के दादाजी पर जानलेवा हमला करने वाले रवि पर्वतकर को गिरफ्तारी के बाद पुलिस हत्याकांड की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। चांदर बाजार पुलिस थाने के एपीआई पंकज धावाड़े दिन रात काफ़ी तत्परता से इस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुड़ गए। विशेष यह है कि आज चांदर बाजार पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड के जस्मेदेव गवाह हत्यारे रवि पर्वतकर की तलाकशुदा पत्नी हर्षा और सास मीरा को आज न्यायालय में पेश कर उनका बयान दर्ज किया। वहीं पुलिस ने हत्यारे रवि पर्वतकर की निशानदेही पर हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू कुर्रलपुरना गांव से कुछ ही दूरी से जब्त किया। वहीं हत्या के बाद तलाकशुदा पत्नी को जबरन अपने जिस वाहन पर बिठाकर रवि भागा था, वह वाहन चांदर बाजार पुलिस ने प्रशांत नगर परिसर में रहने वाले रवि के मित्र के पास से जब्त किया है। खेती में गेहूं की बुआई करने पर हुए विवाद में पिता और बेटे में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में बेटे ने लकड़ी के डंडे से पिता को पीटना शुरू किया। उसी समय मध्यस्थता करने आई दादी से भी मारपीट करने से दादी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
यह सनसनीखेज घटना धारनी तहसील के दूनी में कल बुधवार को घटित हुई। मृत वृद्ध का नाम गंगू जाम्बेकर है तथा जख्मी हरिश्चंद्र जाम्बेकर को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। धारनी पुलिस ने हत्यारे रामेश्वर जाम्बेकर को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में जल सिंचाई विभाग के माध्यम प्रकर के लिए गौण खनिज की अवैध यातायात करने वाले 5 डंपर महसूल विभाग की ओर से कल तड़के में जब्त किए गए। महाखनिज प्रणाली में अनधिकृत नोंद न करते हुए प्रमाण से ज़्यादा क्षमता की रेत यातायात करने के लिए 2,66,000 रुपये के जुर्माने के साथ ही डंपर ओनर नितिन बिश्नोई समेत 6 लोगों के खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज किया है। सांप कोई भी रहे, वह दिखने पर अनेकों के कड़ाके की ठंड में भी पसीना छूटने लगता है और उसमें वही सांप अगर जहरीला रहा तो बात ही अलग रहती है। ऐसा ही एक जहरीला कोबरा मंगलवार रात के दौरान यहाँ के मध्यवर्ती जेल में निकला था। यहाँ के जेल प्रशासन ने सर्फ मित्रों को इसकी जानकारी दी। साथ ही सर्फ मित्र जेल में पहुंचे और उन्होंने इस जहरीले कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।